सीएनबीसी आवाज की बादशाहत हफ्ते दर हफ्ते बरकरार। मार्केट के दौरान 52.3% लोगों ने आवाज देखा। शाम प्राइम टाइम में 55% लोग देखते हैं आवाज। बुल्स की पकड़ मजबूत, बाजार में शानदार तेजी। निफ्टी 10,500 के पार 11 मार्च की ऊंचाई के करीब पहुंचा। ऑटो, आईटी और फार्मा शेयरों का सबसे ज्यादा योगदान। रिफॉर्म्स की पटरी पर तेज रफ्तार से दौड़े रेलवे शेयर। प्रोडक्शन यूनिट के कॉर्पोरेटाइजेशन पर सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर से 15 से 25% भागे आरवीएनएल और टेक्सरेल। आवाज का जैकपॉट शेयर राइट्स भी इंट्राडे में 10% उछला। आईडीबीआई बैंक में जारी है बुल रन। लगातार 9 दिनों की तेजी में 55% से ज्यादा भागा शेयर। बैंक में हिस्सा बिक्री की प्रक्रिया तेज होने की आवाज ने दी सबसे पहले खबर। कल के खिलाड़ी आज सेगमेंट में निवेशकों की हुई जोरदार कमाई। बुधवार को 20% दौड़ने के बाद आज फिर 15% उछला नेल्का। सुबह 2020 में हेमंत ने दी थी खरीदारी की सलाह। पंड्या का फंडा जीआईसी हाउसिंग भी 11% दौड़ा। और कोरोना के चलते भारत में लॉकडाउन 1 के 100 दिन हुए पूरे। देश में कोरोना के मामलों की संख्या 6 लाख के पार निकली। अगले कुछ हफ्तों में रूस से ज्यादा हो सकते हैं भारत में मरीज। स्वागत है आपका फ्यूचर्स एक्सप्रेस में और हम आपको बताएंगे वायदा कारोबार में कैसे कमाएं आप मुनाफा। कहां करनी है तेजी, कहां करनी है मंदी। कल हम आपको बता रहे थे कि निफ्टी बैंक में एक तेजी का कॉल लीजिए और देखिए आज आप 22,000 के ऊपर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तकरीबन 22,450 के आसपास के टारगेट आज के लिए दिखाई दे रहे थे और वहां पर हम 22,350 के करीब पहुंचते हुए दिन के दौरान नजर आए। अगर आज अब तक के कारोबार पे आप नजर डालें तो निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा आपको कारोबार होता हुआ बाजार में दिखेगा और यहां पर 19% का ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप देखने को मिल रहा है आपको इस सीरीज के दौरान। यानी काफी जबरदस्त लॉन्ग इस लेवल पर बनते जा रहे हैं। तो निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों ही तरफ बुल्स का फिलहाल कॉन्फिडेंस कायम है। निफ्टी बैंक में जो पोजीशन जुड़ रही है वो निफ्टी के मुकाबले ज्यादा है। निफ्टी में भी पोजीशन बिल्टअप हो रहा है। आज वीकली एक्सपायरी का दिन है तो अगर आप वीकली जरिए पर भी देखें और वो नजरिया लेने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि इस तेजी में दरअसल पुट राइटर्स का भरोसा और बढ़ गया है। आज सुबह तक बल्कि कुछ देर पहले तक 10,300 के पुट पे आपको सबसे ज्यादा पोजीशन देखने को मिल रही थी, लेकिन अब 10,400 के पुट पे हाईएस्ट बिल्डअप आ चुका है। तो ये आपको बता रहा है कि पुट राइटर्स अब अपनी पोजीशन को और ऊपर ला रहे हैं। उनको नहीं लगता कि 10,500 550 तक की दौड़ लगाने के बाद अब आज 10,400 के नीचे निफ्टी जाने वाला है। तो जाहिर है कि जाते जाते थोड़ी और प्रीमियम खाने की कोशिश इस समय की जा रही है। लेकिन बुल्स का कॉन्फिडेंस दिखा रहा है ये आंकड़ा कि पुट में पोजीशन ऊपर आई है। और वहीं अगर आप कॉल पे नजर डालें तो जाहिर सी बात है 10,600 जो सबसे करीबी स्ट्राइक है वहां पे हाईएस्ट बिल्डअप आपको देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर के लेवल पे भी 10,650 के करीब वहां भी प्रीमियम खाने की कोशिश फिलहाल हो रही है, चूंकि हम एक्सपायरी के दिन आ चुके हैं। तो 10,600 के ऊपर निकलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ध्यान रखिए दरअसल हमने जो अब तक के स्विंग हाइस देखे हैं मार्च का लो बनाने के बाद, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों करीब करीब उस स्तर पे पहुंचे और वहीं पर जाकर के आपको अटकते हुए नजर आ रहे हैं। तो 10,550 के करीब आकर के निफ्टी पहले भी अटका था और आज फिर से आप वहीं आए हैं। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आज के हाइस हैं करीब करीब उसी लेवल के आसपास कह सकते हैं आप। निफ्टी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है और काफी कुछ वही स्थिति निफ्टी बैंक के लिए बनती है करीब 22,450 के आसपास। तो वहां पे आप देखिए 22,500 के कॉल पे हाईएस्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है और यहां एडिशन भी हो रहा है। तो ट्रेडर्स को नहीं लगता कि आज आप 22,500 के ऊपर निकलेंगे। इस लेवल के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट होगा, इस लेवल के ऊपर नए टारगेट्स खुलेंगे। लेकिन फिलहाल आज की वीकली सीरीज के लिए ऊपर के लेवल पर मुनाफा वसूली की जो राय सुबह से बन रही थी वो बिल्कुल सही साबित हुई है, क्योंकि आप उस अड़चन को, पुराने स्विंग हाई को पार नहीं कर पाए। लेकिन अच्छी तेजी आपने देख ली है। 2 दिनों में अगर आप देखें तो बहुत ही शार्प रिकवरी आई, इसलिए आंकड़ा कहीं से बुरा नहीं है। पोजीशन तेजी की रखनी है, थोड़े से बेहतर लेवल मिले तो वहां पे नए लॉन्ग्स जोड़ने हैं। निफ्टी बैंक के लिहाज से अगर आप देखें तो जिस तरह का आप बिल्डअप फिलहाल होते हुए देख रहे हैं 22,500 के करीब, वहां पर एक रेजिस्टेंस साफ तौर पे बन रहा है।
सपोर्ट आपको तकरीबन 21,500 के आसपास वहां पे एडिशन होते हुए नजर आ रहा है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है 22,000 का लेवल प्ले में होगा, इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आप इस लेवल के आसपास ही फिलहाल चल रहे हैं। तो 22,000 के ऊपर अगर एक्सपायरी हो जाती है वो बुल्स के लिए एक बहुत ही बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि अगर आप पिछले 3 महीने का चार्ट स्क्रीन पर लेकर आए तो आप देखेंगे कि 22,000 के ऊपर हम सिर्फ एक दिन क्लोजिंग दे पाए हैं। तो 22,000 के ऊपर की वीकली एक्सपायरी बुल्स के लिए एक डिसाइसिव जीत का प्रतीक बनेगी, इसलिए उस पर हमारी नजर होगी आज बाकी के वक्त के दौरान। वो स्टॉक्स जो मदद कर रहे हैं एक बार उन पर नजर डालते हैं और उसके बाद अपने एक्सपर्ट की राय लेंगे। अगर वो हमारे साथ जुड़ रहे हो तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज यहां पे बहुत ही तगड़े लॉन्ग आज बनते हुए आपको दिखाई दिए हैं। HDFC बैंक, ये निफ्टी बैंक का सबसे बड़ा ड्राइवर हमेशा रहता है और आज के ट्रेड में भी अगर आप देखें तो HDFC बैंक में बहुत ही तगड़ी लॉन्ग पोजीशंस आपको बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ये दूसरा हैवीवेट है जो इंडेक्स को मजबूत कर रहा है। तीसरा हैवीवेट है इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज, और हम आज 10:30 के आसपास भी जब मानस से बात कर रहे थे उनकी राय थी कि इन्फोसिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। ये दरअसल अगर आप इस सीरीज के लिए कोई पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिलेगा। जहां से मदद नहीं मिल रही आज के दिन वो है एक्सिस बैंक, जिसपे आप कमजोरी आते हुए देख रहे हैं। तो एक्सिस बैंक के स्टॉक पे हम थोड़ा प्रेशर फिलहाल बनते हुए देख रहे हैं आज के दिन। ध्यान रखिए अभी अभी कुछ देर पहले आपको एक खबर मिली कि इन्होंने अपने लेंडिंग रेट्स में कटौती की है। जाहिर है कि बाजार के साथ चलते हुए ये कटौती की गई है, क्योंकि दूसरे बैंक्स की ओर से भी हमने इस तरह की कटौती आते हुए देखी और डिपॉजिट कॉस्ट कम हुई है। एक और खबर का इंतजार है अभी एक्सिस बैंक की ओर से जो कुछ ही देर में आएगी। पूंजी जुटाने की तैयारी है QIP या किसी और तरीके से। आज बोर्ड से इसको मंजूरी मिलने वाली है और उसके बाद फिर आगे इसको AGM या EGM में शेयर होल्डर्स की मंजूरी ली जाएगी और उसके बाद बैंक ये फंड रेज करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के हमारे एक्सपर्ट से। टेक्निकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव। सर्वेंद्र, स्वागत है आपका। बताइए क्या देख रहे हैं आप, कोई ट्रेड जो आज एक्सपायरी के दिन बाकी के समय में या फिर अगले वीकली सीरीज के हिसाब से फ्यूचर्स या ऑप्शन में आप सुझाएंगे, निफ्टी या बैंक निफ्टी कहीं भी? धन्यवाद प्रदीप जी, और आपने आई थिंक अच्छे से समराइज किया। आई थिंक फॉर बोथ निफ्टी बैंक निफ्टी आई थिंक जो हम क्रिटिकल लेवल्स पे खड़े हैं, मार्केट यहाँ से इधर साइड अब जा सकता है, तो ये थॉट डेफिनेटली है। मेरा मानना ये है कि बेसिकली मैं आज के लिए थोड़ा करना चाहूंगा, दोनों इंडेक्स में आज के लिए ट्रेड करना चाहूंगा और पेयर बना के ट्रेड करना चाहूंगा। जहां मुझे लगता है कि निफ्टी में कुछ ऊपर के टारगेट्स पेंडिंग है। बैंक निफ्टी ने गैप अप करके वो टारगेट्स 22,300-400 के आसपास के कुछ टारगेट्स कर दिए, बट बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि 10,560-10,570 के टारगेट्स पेंडिंग हैं। तो जहां से मैंने ग्राफिक्स बनाए थे वहां से तो 20-30 पॉइंट ऑलरेडी उछाल आ चुका है। तो आई थिंक अगर थोड़ा सा 10,520 10,510 के आसपास निफ्टी मिले तो बाय करके चलना चाहिए। इंट्राडे में 10,560 10,570 के टारगेट्स रहेंगे। आप स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे 10,484 पे निफ्टी में, और बाय की राय है। और एक रुपी न्यूट्रल सेल मेरा बैंक निफ्टी पे रहेगा, जहां मुझे लगता है कि ये जो स्तर चल रहा है 2250 2270 का, आई थिंक यहाँ पे हर्डल्स रहेंगे, तो आप यहाँ पे बेच सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे में टारगेट्स 21,760 के टारगेट्स आते हुए इंट्राडे में कहीं दिखने चाहिए। 22,206 पे मेरा एक टाइट स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी के लिए रहेगा। ठीक है, तो आप एक स्टॉप के साथ यहाँ पर एक पोजीशन बनाने की राय फिलहाल ले रहे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी, कॉल ये है कि बैंक निफ्टी का टारगेट अचीव हो गया है, निफ्टी का टारगेट अचीव होना बाकी है, इसलिए आप उसके लिए ट्रेड करें। अच्छा, स्टॉक्स की अगर बात करें, क्या ट्रेड दिख रहे हैं आपको, लॉन्ग या शॉर्ट, क्या कर रहे हैं आज आप? देखिए ब्रॉडली रुझान तो आप देखें तो ब्रेथ भी देखें लास्ट कुछ दिनों से, तो ब्रॉडली रुझान हल्का पॉजिटिव ही है। इवन तो हम जैसे आपने बोला 10,550 के स्तर क्रिटिकल हैं, तो 2 लॉन्ग्स हैं मेरे पास, एक सेल है जो मेरा लॉन्ग है। 2 लॉन्ग्स जो मेरे पास हैं वो एक है BEL, जहां हमें लगता है कि यहाँ पे बाय करना चाहिए। 87-88 के आसपास अच्छे एरियाज हैं, रिस्क रिवॉर्ड्स अच्छे हैं, तो आप बाय करके चलें। ऊपर में BL के 94 का टारगेट रहेगा, और अगर आप BL बाय कर रहे हैं तो 84-90 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। मेरे स्पॉट के लेवल्स रहते हैं हमेशा, वो ध्यान रखें। और दूसरा एक स्टॉक जो बहुत अच्छा लग रहा है और एक बढ़िया ब्रेकआउट करके पिछले स्विंग हाई से खड़ा है और अच्छे वॉल्यूम्स के सेटअप्स भी लग रहे हैं, मोमेंटम भी अच्छा है, वो है BPCL। यहाँ हमको लगता है कि 400-405 के स्तर आपको BPCL के लिए आते हुए दिखेंगे नेक्स्ट 1 से 2 दिन में। बाय करके चलें। 380-340 का आप यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। और जो एकमात्र सेल है वो है ऑटो स्पेस में से, जहां हमें लगता है कि आइशर को 18,150 के आसपास यहाँ पे आपको एक अच्छा रेजिस्टेंस है इसको, और यहाँ पे बेचना चाहिए इस एरिया में। नीचे में 18,000 का टारगेट रहेगा आइशर के लिए नेक्स्ट 1 से 2 दिन में, सेल करके चलें।
18,226 का वहां पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना। ओके तो ये कॉल आपके लिए आते हुए फिलहाल लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरफ के ट्रेड सर्वेंद्र देख रहे हैं। आयशर पे सेल कॉल है, यहाँ आपके लिए टारगेट बनेंगे 18,000 के। बाई कॉल है बीईएल पे 94 के टारगेट, 84 रुपए 90 पैसे पे आप लगाएंगे स्टॉप। और बीपीसीएल पे बाई कॉल है 400 के टारगेट, 383 रुपए 40 पैसे के स्टॉप के साथ। तो दो बाई बीईएल और बीपीसीएल, एक सेल आयशर। लेकिन इस बीच निफ्टी आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए क्योंकि 10,555 10,556 अब ये लेवल है जो हमारे सामने आता हुआ। ध्यान रखिए निफ्टी ने जो लो बनाया था कोरोना क्राइसिस के दौरान, जो सबसे बड़ी हमने गिरावट आते हुए देखी थी, सबसे निचले स्तर 7,511 के करीब बने थे, उसके बाद जो तेजी हुई उसमें आज आप ये हाईएस्ट लेवल आते हुए देख रहे हैं मार्च से लेकर अब तक। अगर आप देखिए पिछले हफ्ते के हाईज आपको याद दिला दूं 10,553 के थे और अब आप 10,558 पे आ गए हैं। तो ये बड़ा ब्रेकआउट जिसकी हम बात कर रहे थे 10,550 के ऊपर निकलना है। अगर आज आप 10,550 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग और ट्रिगर होते हुए देखें तो एक काफी बड़ा अच्छा मूव यहां से आ सकता है, क्योंकि ट्रेडर्स अभी तक ये मान के चल रहे हैं कि 10,550 के ऊपर निकल के टिकना मुश्किल है। तो अभी हम निकले हैं, थोड़ा वक्त दीजिए। जितना ज्यादा निफ्टी इस लेवल के ऊपर टिकेगा उतनी ज्यादा ये शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कराएगा। तो अगले कुछ मिनट, अगला 1 घंटा बाजार के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन ये नए हाइज बनते हुए फिलहाल आपके लिए इस पर जरूर नजर डालिए। पिछले 4 महीने के हाइज आप बनते हुए देख रहे हैं मार्च के बाद, यानी अप्रैल, मई, जून और अब जुलाई में ये हाईएस्ट लेवल है जो इस समय आपकी स्क्रीन पर आते हुए। अगर आप सीरीज वाइज भी देखते हैं तो पिछले 4 सीरीज के हाईएस्ट लेवल इस समय आपके लिए निफ्टी पे बन रहे हैं। निफ्टी बैंक हालांकि सुबह कोशिश कर चुका है अपने ऐसे ही स्विंग हाई बनाने की, उसके लिए अभी वो थोड़ी मशक्कत करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा वक्त लगेगा। चलिए राय लेते हैं अपने एक्सपर्ट की कुछ और स्टॉक पे जहां पे इस समय हम मूवमेंट बढ़ते हुए देख रहे हैं। आज के ट्रेड में जैसे कि हम बात कर रहे थे, बाजार की मदद करने में सबसे ज्यादा जो आपने लॉन्ग पोजीशन कुछ दिग्गजों में बिल्ड होते हुए देखी है, उनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज पे नजर होनी चाहिए आपकी। 1758 के करीब जो आखिर में मैंने लेवल देखे, 3% से अधिक का यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। अगर आप इस चार्ट पे नजर डालिए, रिलायंस ने लगातार ये जो पूरी हम 4 महीने की रिकवरी की बात कर रहे हैं, इसमें पूरी मदद की है बाजार की, निफ्टी को ऊपर लाने में लीड किया है और बड़े मार्जिन के साथ लीड किया है। आप ये समझिए पहले नंबर पे रिलायंस है तो दूसरा नंबर खाली है, बाकी फिर तीसरे चौथे से गिनती शुरू करनी पड़ती है, ऐसी तेजी है। क्या कॉल देंगे आप RIL पे? नहीं बिल्कुल, आई थिंक एक आउट परफॉर्मर लिस्ट का स्टॉक है और सेटअप्स भी अच्छे लग रहे हैं। हमने बीच में इसमें बाइज भी डाले थे। मेरा मानना यह है कि इसका अब जो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट लेवल आपको देखना है वो 1760 है, तो जिनके पास ऑलरेडी है वो रखें। और आई थिंक कंडीशनल एक ब्रेकआउट रहेगा 1760 पे, तो अगर कैश लेवल्स में आपको 1760 का ब्रेकआउट मिल जाए तो पोजीशंस नई भी बना सकते हैं और पुरानी को भी ऐड कर सकते हैं। और दोनों केसेस में आप यहाँ पे एक 1730 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। मेरा मानना है कि 1790 1800 तक आपको ये आता हुआ दिखना चाहिए। 1800 तक के स्तर आपको रिलायंस में आते हुए दिखेंगे। ओके तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इस वक्त आप देख सकते हैं, आप 6 महीने के चार्ट देखने की जगह अगर आप 3 महीने का मूव देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि ये स्टॉक निचले स्तरों से दुगने से भी ज्यादा बढ़ा है और बहुत ही शानदार रिटर्न इसने दिए है। आज भी ये लीड कर रहा है। आज की वीकली एक्सपायरी में जो नए स्विंग हाइस बन रहे हैं उसमें भी रिलायंस का बड़ा हाथ है। अगर आप कंट्रीब्यूशन पे नजर डालें तो आपको पता लगेगा। चलिए एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन उसके पहले हम आपको कुछ खास जानकारी दे दें। कोविड से जुड़ी हुई 6 लाख मरीजों का आंकड़ा पार होता हुआ नजर आ रहा है। 5 दिन में, पिछले 5 दिनों में 1 लाख नए मरीज इस टैली में जुड़े हैं कोविड की। इस रेट से अगर आप चलते रहे तो अगले हफ्ते भारत में रूस से ज्यादा मरीज होंगे, ये अंदाजा, ये अनुमान लगाया जा रहा है। अब तक 90 लाख लोगों का टेस्ट किया गया है कोरोना का। कल अगर आप देखें तो करीबन 2.3 लाख टेस्ट हुए। तो नंबर ऑफ टेस्ट की संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ दिनों में एशिया में यूरोप से ज्यादा मरीज होने की बात भी कही जा रही है। तो ये जो आंकड़े आ रहे हैं, जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर हमारी नजर है। और नजर इस बात पे भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो अब बीमार हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, उनकी जान बचाने में कामयाबी मिलती जा रही है। तो रिकवरी रेट बेहतर होता जा रहा है, मोर्टेलिटी रेट कम होता जा रहा है। ये एक काफी अच्छी बात है। आज के दिन ध्यान रखिए, लॉकडाउन को लागू हुए 100 दिन पूरे हो गए हैं। तो कोरोना के लिहाज से 100 दिनों का ये संघर्ष, जिसमें हमने
कामयाबी लगातार हासिल की है और अब हम अनलॉक के फेज में आ चुके हैं, जहां पे जिंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। ब्रेक पे जाए इसके पहले आपको फिर से याद दिला दे मनी कंट्रोल प्रो का वो स्पेशल ऑफर, भारत की सबसे बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस, और सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो पर आपको मिलते हैं टेक्निकल एनालिस्ट के शानदार ट्रेडिंग पिक्स हर रोज, और वो भी सिर्फ ₹1 हर रोज में। तो सब्सक्राइब कीजिए। इस्तेमाल के लिए कूपन कोड ध्यान में रखिए PRO365, नियम व शर्तें लागू। स्वागत है आपका एक बार फिर फ्यूचर्स एक्सप्रेस पे। और बाजार पे तो हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन साथ ही साथ हमारी नजर पूरी तरह से बनी हुई है LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, जहां भारत और चीन के बीच तनातनी जारी है। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत 3 बार हुई, कोई हल नहीं निकला। अब शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख का दौरा करने वाले हैं। तो क्या ताजा हालात बन रहे हैं और इस वक्त की वस्तुस्थिति को कैसे समझें, जानते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, स्वागत है आपका। बातचीत हो रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि चीन की तरफ से ऐसी शर्तें, ऐसी मांगे रखी जाती हैं जिनको भारत स्वीकार ना कर पाए, या उनको पता है कि नहीं करेगा, इसलिए डेडलॉक बना हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये ऐसी परिस्थिति है कि दोनों तरफ की बातचीत में हल निकल नहीं पा रहा। चीन बिल्कुल अपनी चीज़ से पीछे हटना नहीं चाहता, वो ऐसी बातचीत रख रहा है जो मानी नहीं जा सकती, और वही स्टैंड ऑफ बना हुआ है। 3 दौर की बात का 11-11 घंटे तक कमांडर लेवल की बात के बावजूद कोई हल ना निकलना इस बात का संकेत है कि तनाव किस हद तक है। हालांकि वो बातचीत अभी भी जारी रहेगी, एक और राउंड हो सकता है, लेकिन संभावना बहुत कम दिख रही है कि वो माने, क्योंकि जो भारत ने एक्शन दूसरी तरफ से लिया है वो भी उसके लिए एक फ्लैश पॉइंट है जहां पे वो थोड़ा सा उसको दिक्कत हो रही होगी। इस बीच कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां जाएंगे, उनके साथ आर्मी चीफ भी होंगे और पूरे बॉर्डर का जायजा लिया जाए, खासतौर पे लद्दाख के इलाकों जहां पे टेंशन चल रही है, और तैयारियों का मुआयना होगा। देखिए, ये जब भी कि इस तरीके की सिचुएशन में कोई डिफेंस मिनिस्टर बॉर्डर पर जाए तो उसके बहुत गहरे मतलब होते हैं कि आप पूरी सिचुएशन का एसेस कर रहे हैं, और जिसको मिलिट्री टर्म से कहते हैं कि बिल्कुल मिरर डिप्लॉयमेंट आपने कर रखा है। पूरी सीमा पर ज़बरदस्त डिप्लॉयमेंट भारत की तरफ से है और उधर से भी है, खासतौर पे अरुणाचल वाले इलाके में जो ज़्यादा भूमि इलाके में आता है, मैदानी इलाके में आता है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट है दोनों तरफ से। तो ये आप मोटे तौर पे कह सकते हैं कि एक तनाव की स्थिति बनी हुई है, इसमें कोई बहुत सुधार हुआ नहीं। पहले जैसी स्थिति है कि मतलब वो थोड़ा पीछे चले गए हैं, लेकिन एकदम ठीक हो गया है ये कहना मेरे ख्याल में जल्दबाजी होगी। और ताज़ा और जानकारी हमें कल मिलेगी जब रक्षा मंत्री वहाँ से लौटेंगे, और हम उम्मीद कर रहे हैं शायद वो छोटी मोटी एक ब्रीफिंग करेंगे, हालात का जायज़ा ज़रूर बताएंगे। बिल्कुल, तो पहले थल सेनाध्यक्ष जाकर आए, मौके का मुआयना करके आए, और अब रक्षा मंत्री जा रहे हैं। तो ये एक तरीके से आपको बताता है कि तैयारी एक एक स्तर और ऊपर उठती हुई दरअसल नजर आ रही है। हर एक परिस्थिति से निपटने के लिए, जवाब देने के लिए भारतीय सेनाएं मुस्तैद है। लेकिन काफी सारा एक्शन जो इसके अलावा सरकार की ओर से हो रहा है आर्थिक तौर पे, दरअसल इस समय सीमा पर बिल्डअप हो रहा है, लेकिन खामोशी है। पर जो वार हो रहे हैं, जो दांव चल जा रहे हैं, वो अब आर्थिक बन चुके हैं पूरी तरह से। नीरज, बिल्कुल प्रदीप, इस दौर में, आजकल के युग में बॉर्डर पे या सेना पे कम लड़ाइयाँ होती हैं, आर्थिक फ्रंट पे ज़्यादा होती हैं। तो भारत ने भी चीन के खिलाफ ये मोर्चा खोल दिया है, और 59 जो उनके बहुत प्रमुख ऐप थे, खासतौर पे जैसे टिकटॉक, वीचैट थे, इनको रोक लगा दी, इनको बैन कर दिया गया है। इसके बाद ताज़ा डेवलपमेंट और ये हुआ कि हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा कि किसी भी रोड प्रोजेक्ट में जो NHAI द्वारा हो रहे हैं हाईवेज, उसमें चाइनीज़ कंपनी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी, और इवन JV में भी नहीं पार्टनर हो सकते वो। और SMEs के किसी भी कंपनी में, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज में भी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। ये बहुत बड़ा कदम है। हम लोग उसको नाम भले ही स्टार्टअप कल्चर दें, लेकिन वो छोटे छोटे SMEs ही होते हैं, उसमें मैसिव पैसा लगा था चाइनीज़ का, और अब उसको रोका जा रहा था। ये एक बड़ा डेवलपमेंट आप कह सकते हैं। थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि पार्थ जिंदल, जो जिंदल ग्रुप के डायरेक्टर हैं, उनका मैसेज आया कि वो 2 साल के अंदर अपना कारोबार शून्य पे ले आएंगे, जो चीन के साथ उनका होता है। तो ये सब ये दिखा रहा है कि हमने इकोनॉमिक फ्रंट पे ज़बरदस्त मोर्चा खोला है, और इस हमले से चाइना संभल नहीं पा रहा है। मैंने आपसे कहा था ना कि बातचीत में एक फ्लैश पॉइंट ये भी है, क्योंकि जिस तरीके के अटैक हम इस साइड से कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनको हर्ट कर रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स आप पढ़िए, वो लिख रहे हैं कि हमारे पास तो
इस तरीके का विरोध बायकॉट करने का कोई हथियार ही नहीं, क्योंकि हम उनके पास कुछ है नहीं उनके पास। तो मुझे लगता है ये एक बहुत स्थिति ट्रिकी है, तनावपूर्ण है, और लगातार भारत अपने हर प्रयास कर रहा है चीन को पीछे करने के लिए। बिल्कुल, और जिस तरह से आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं और हम बता भी रहे हैं कि सबसे ज़्यादा यूजर्स ज़्यादातर मामलों में भारत में थे। अगर कहीं चीन में ज़्यादा थे तो उसके बाद दूसरे नंबर पे तो ज़रूर भारत में ही सबसे ज़्यादा यूजर्स थे इन तमाम ऐप्स के। तो इनको बहुत बड़ी चोट पड़ती हुई दिखाई दे रही है आर्थिक दृष्टि से ये सारे कदम जो हमने उठाए हैं। शुक्रिया नीरज आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो हमारी नज़र होगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे पे। कल वहां से क्या कुछ नई जानकारी, ताजा जानकारियां निकल कर आती हैं, वो क्या संकेत देते हैं। लेकिन जाहिर है कि रक्षा मंत्री ये देखने जा रहे हैं कि भारतीय सेनाएं किस तरह से हर एक कदम पे चीन के इन घातक हमलों का सामना करने के लिए, जवाब देने के लिए और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। बाजार की नजर भी इस पे लगातार बनी हुई है, इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं अपडेट कि इस वक्त क्या चल रहा है दरअसल सीमा पे। बाजार पे नजर डालिए एक बार फिर से। देखिए हमने 10,550 के ऊपर के लेवल देखे। अब वहां पे आपको निफ्टी थोड़ा सा अटकता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। ध्यान रखिए ये ब्रेकआउट अगर कंफर्म होता है तो यहां से आपको बहुत तगड़े फायरवर्क्स भी देखने को मिल सकते हैं आज के दिन के बाकी बचे हुए ट्रेडिंग आवर के दौरान। तो बाजार में भी 3 घंटे का ट्रेड बाकी है, इंटरेस्टिंग होने वाला है वो अगर इस लेवल के ऊपर आपको एक ब्रेकआउट दिखाई दिया। लेकिन आपसे इजाजत लें इसके पहले जाते जाते एक और खास बात। सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक विशेष मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर लेकर आए हैं और इसका मकसद है निवेशकों को जागरूक बनाना। हम आपको बता दें, अगर आपको कोई ये कहता है कि किसी शेयर में ट्रेड करके आप दिन भर में, एक आध दिन में लाखों कमा सकते हैं, तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन से आप बाजार से लाखों कमा सकते हैं, लेकिन रातों रात लखपति बनने का फॉर्मूला अगर कोई आपको बताता है तो आपकी कैपिटल खतरे में पड़ सकती है। आपको फंडामेंटली अच्छे शेयरों पे निवेश करना चाहिए, लंबी अवधि के लिए मजबूत पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। एक बार निवेश करने के बाद अपने पोर्टफोलियो के साथ आप बार बार छेड़छाड़ ना करें। बाजार में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन जो लोग लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं वो मोटा मुनाफा कमाते हैं। चलिए फ्यूचर्स एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद SOS आवाज हेल्पलाइन।